नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा दिल्ली ब्लास्ट की करेंगे। बता दें कि दिल्ली कार धमाके के तार अब अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से जुड़ने के बाद अब सुरक्षा और जांच एजेंसियों का पूरा ध्यान इस यूनिवर्सिटी पर लग गया है। यूनिवर्सिटी की 17 नंबर बिल्डिंग आतंकियों का ठिकाना बनी मिली है। गिरफ्तार हुए डॉक्टर मुजम्मिल के कमरा नंबर 13 को अब सील कर दिया गया। इस कमरे से एक डायरी और पेन ड्राइव भी मिली है। डायरी में जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के आसपास के कुछ लोगों के नाम भी उस डायरी में लिखे। डायरी में कोड वर्ड भी लिखे हुए हैं। एक पेन ड्राइव भी मिली है और पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि सीरियल विस्फोटों की साजिश जनवरी महीने से शुरू हो गई थी और 6 दिसंबर के दिन दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम ब्लास्ट करने की साजिश बनाई गई थी। 6 दिसंबर इसलिए चुना गया था क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीक्रेट मीटिंग का राज। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीक्रेट मीटिंग का राज। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। फिल्मों में या आज की जांच पड़ताल और छापे मारने वाली एजेंसियों को जब कोई डायरी मिलती है तो ये बड़े काम की चीज़ मानी जाती है क्योंकि इससे राज खुलते हैं। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के कमरा नंबर 13 को सील कर दिया गया है। ये कमरा मेडिकल कॉलेज से पकड़े गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल का है। जांच एजेंसियों को इस कमरे से एक डायरी मिली है। इसमें कई कोड वर्ड लिखे हैं। कमरे से पेन ड्राइव भी बरामद हुई है। डायरी में आतंक की बातों के अलावा जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के आसपास के कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। यूनिवर्सिटी की 17 नंबर बिल्डिंग आतंकियों का ठिकाना बनी हुई थी। अब ये यूनिवर्सिटी ही कई राज खोल रही है। हरियाणा पुलिस के 3 लोग यहाँ आए थे। उन्होंने हमारे से कुछ वहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लैंड डॉक्यूमेंट्स और बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मांगी थी। हमने उनको वो कॉपी प्रोवाइड करा दी है, वो चले गए। देखिए, जो भी अगर कोई जांच एजेंसी आएगी किसी भी तरीके की, हम उन सब लोगों से पूरी तरह से सहयोग करेंगे। यूनिवर्सिटी का उनसे कोई रोल नहीं है। यूनिवर्सिटी का उनका एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप था कि अगर वो यहाँ पे काम करते थे और उनकी पर्सनल जो उन्होंने कार्य किया है यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर, उससे यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। पूर्णतः सहयोग किया जाएगा। जो भी चीज़ वो कहेंगी, जो चीज़ वो मांगेंगी, जो कागजात मांगेंगे, हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। गौरतलब है कि पकड़े गए आतंकियों में ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं। इन 6 डॉक्टर्स में 2-3 तो MBBS और MD हैं। ये मॉड्यूल जनवरी से बम विस्फोटों की साजिश में लगा था। इनकी प्लानिंग 6 दिसंबर को दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीरियल बम ब्लास्ट की थी, जैसा कई साल पहले दिल्ली में हुआ भी था। इस नेटवर्क का भंडाफोड़ होने से बहुत बड़ा बचाव हो गया है। 6 दिसंबर की तारीख इसलिए क्योंकि 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। लगता है देश की सुरक्षा और जांच एजेंसियां अब बड़े स्तर पर कार्रवाई करेंगी। एक सबसे बड़ी और गौर करने लायक बात ये भी कि जब इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वो भी 1-2 नहीं 6 आतंक में शामिल हों तो आतंक के खिलाफ ये लड़ाई अब और कड़ी और बड़ी होगी, क्योंकि सांसें दिलाने का जिम्मा संभालने वाले ही सांसें घोटने लगे तो इनसे नरमाई क्यों। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।
चले चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगे और जिस तरह से देखिए कि अब दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कार्रवाई और तेज कर दी गई है। एनआईए की जो टीम है वो भी अब इस पूरी जांच में जुटी हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से इसको आतंकी हमला करार दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीक्रेट मीटिंग का आखिर राज क्या है और आतंकियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को कैसे अपना ठिकाना बनाया। 6:58 पर करीब 7 बजे ये धमाका हुआ था। उसके बाद 10, तो उस दिन तो कुछ अफरा तफरी का माहौल था, बहुत लोग स्तब्ध थे, दुखी थे, ये हो क्या गया। 11, 12, 13, आज 13 तारीख है, आज चौथा दिन है। हर दिन और हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं। जो डॉक्टर उमर थे श्रीनगर के, जो उस कार को ले जा रहे थे जिसमें धमाका था, जैसा माना जा रहा है, जो अब चीजें खुलकर आ रही हैं सामने। हालांकि वो विस्फोट करने के लिहाज से नहीं निकला था, वो घबराया हुआ था। उसको ये खबर मिल गई थी कि दिल्ली एनसीआर में बड़े स्तर पर जांच एजेंसियों की छापेमारी हो रही है, तो वो घबराया हुआ था और अकेला था। शायद इस वजह से घबराहट में उसने ये काम कर दिया और इतना बड़ा धमाका हुआ। 12 लोग मर गए, 20 घायल हो गए। आज तक पूरी सरकार हो या मीडिया हो, उनमें यही सुर्खियां बनी हुई है 4 दिन से ये खबर, और सरकार का ध्यान भी इसी तरफ है। अब हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं। एक तो वो कार थी सफेद कलर की I-20 जिसमें धमाका हुआ, वो जो डॉक्टर उमर थे जो उस कार में थे, जो माना जा रहा है, उनकी दूसरी कार जो लाल कलर की कार के बारे में 2 दिन से चल रहा था, वो खंदावली, फरीदाबाद के पास खंदावली गांव है, वो कार आज मिल गई है। 2 दिन की खोजबीन के बाद वो कार लावारिस मिली थी। अब उसमें यह आ रहा है कि इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एक कंप्यूटर ऑपरेटर, जो डॉक्टर उमर जो उस कार में थे पहले दिन 10 तारीख को, जिनके बारे में मारा कि उनके भी चिथड़े उड़ गए हैं, उस डॉक्टर उमर के असिस्टेंट थे और कंप्यूटर ऑपरेटर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, उनका नाम फहीम है, फहीम जी। उस शख्स ने ये गाड़ी अपनी बहन के घर के बाहर खड़ी की थी खंदावली गांव में, और वो गायब हो गया था। 2 दिन से गाड़ी वहीं खड़ी थी। आज उस गाड़ी की जब तलाशी, कल से ही पता लग गया था वैसे तो, उस गाड़ी की FSL की टीम जांच रही थी और ये साबित हुआ है कि लाल कलर की गाड़ी जो फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी थी, उसमें ये साबित हुआ है जांच में FSL की कि उसमें विस्फोटकों की ढुलाई की गई थी, इधर से उधर लाए गए थे विस्फोट, उसको कब्जे में लिया गया है। आज एक और कार मिली है, डॉक्टर शाहीन, जो लेडी थी, जो 2 साल से जिसने माना है कि वो इस साजिश में शामिल थी, और जैश ए मोहम्मद के जो मुखिया हैं, असर मोहम्मद जो उनका नाम है, जैश ए मोहम्मद के मुखिया की बहन से इस लेडी डॉक्टर शाहीन का, ये भी फरीदाबाद से पकड़ी गई है। 2 साल पहले से उसका इससे संबंध बना था। उसकी लेडी डॉक्टर, जो लेडी आतंकी जिसको अब हम कहेंगे, उनकी तीसरी कार, बरेजा कार भी यूनिवर्सिटी से आज बरामद हुई है। और अभी कहा जा रहा है एक और कार है डिजायर। 4 गाड़ियों के बारे में जांच एजेंसी को पता लगा, 4 गाड़ियों में विस्फोटक की ढुलाई हुई थी, उनको कैरिज किया गया था। तो तीसरी गाड़ी डॉक्टर शाहीन की वो आज यूनिवर्सिटी से मिली है। चौथी गाड़ी डिजायर, उसकी भी अब तलाश है। माना यह जा रहा है जैसे जब ये डॉक्टर उमर था, डॉक्टर जो फरीदाबाद वाला था, जो किराए के मकान में था, उससे लोगों ने कुछ पूछा जब वो वहां विस्फोट इकट्ठा कर रहा था, भाई इसमें क्या है। उसने कहा था ये खाद है, मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगा तो वहां लेके जाऊंगा, ऐसी खाद जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती। तो वो उसने खाद कहकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया, ये खाद है जो 3000 किलोमीटर 2900 कुछ किलो जो विस्फोटक मिला है। तो इसी गाड़ियां, 4 गाड़ियों की जांच और खाद के नाम को लेकर आज जांच एजेंसियों ने 3 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह में जो खाद डीलर है उनके यहां भी जांच की है, छापेमारी की। नूह से एक खाद डीलर को पकड़ा गया है। तो जांच एजेंसी को शक है कहीं खाद कहकर विस्फोटक बेचे ना गए हो या कहीं और स्टोर किए गए हो खाद की दुकानों पर। तो आज खाद की दुकानों पर भी छापेमारी हुई है। तो कुल मिलाकर हर घंटे नए से नई जानकारी आ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। और ये मामला विस्फोटकों का, ये डॉक्टरों की टीम, ये जो मॉड्यूल था, कितने बड़े स्तर पर और कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत विस्तार से, जैसा सामने आ रहा है, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के भीड़ भाड़ इलाके, वहां ये सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी थी। 6 दिसंबर जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी। तो बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं हर घंटे। अभी तक ये जानकारी, और उम्मीद करते हैं आगे भी जानकारियां और मिलती रहेंगी।
बिल्कुल है, क्योंकि जांच लगातार जारी और नए नए खुलासे हो रहे हैं। महेश, जिस तरह से देखें कि सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 8 आतंकी, 4 शहर और 4 गाड़ियां तार अलग अलग शहरों से भी जुड़ रहे हैं। नए नए खुलासे प्रत्येक नए दिन हो रहे हैं। इस बात पर जिक्र कर चुकी हैं कि एक एनसीआर के इलाके में सेफ हाइडआउट की तरीके से इस्तेमाल अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस को किया जा रहा था, और जो यूनिवर्सिटी का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है और बहुत ज़्यादा सुरक्षा एजेंसियों की इन इलाकों पर अमूमन नज़र नहीं रहती है। लेकिन अब ये अपवाद बन चुका है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, जिस तरीके से आतंकी विचारधारा को पनपाने की कोशिश की जा रही थी। और शक के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि जब इतने बड़े आतंकी सेटअप को वहां पर तैयार किया जा रहा था तो फिर लाजमी है कि इनके जो असिस्टेंट होंगे वो भी इस बात से कहीं ना कहीं वाकिफ होंगे। चाहे लैब अटेंडेंट्स की बात की जाए, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बात की जाए, सफाई कर्मचारियों की बात की जाए, अगर इस तरह की विचारधारा को वहां पनपाने के लिए एक पूरा एक मैकेनिज्म वहां पर डेवलप किया गया था, एक पूरा सेटअप अगर वहां पर तैयार किया जा चुका था, जो कि इन्वेस्टिगेशन में अभी सामने भी आ रहा है, अगर इस तरह की वहां तैयारी थी तो यकीनन फिर कुछ और लोग भी हैं जो इस पूरे मकसद के साथ जुड़े हुए थे। और सबसे अहम सवाल तो अभी ये है कि क्या और भी विस्फोटक सामग्री एनसीआर के इलाके में छिपाई गई है, और अगर छिपाई गई है तो वो कहां है, किसके पास है, और किस तरह की प्लानिंग इस विस्फोट को लेकर तैयार की जा रही थी। तारीख हालांकि सामने आ चुकी है कि 6 दिसंबर की तारीख को सब कुछ प्लान किया गया था, लेकिन अगर विस्फोटक की और भी कहीं खेप छिपाई गई है तो जल्द से जल्द उसे बरामद करना भी एनआईए के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। दूसरा जो सवाल है वो फंडिंग को लेकर भी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग आखिर कहां से आ रही थी? क्या आतंकी फंडिंग का इस्तेमाल इस यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, इस प्रीमिसेस के निर्माण को लेकर क्या आतंकी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया? ये अब एक महत्वपूर्ण विषय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने आ चुका है, और यही वजह है कि जो रिपोर्ट में भी जाहिर किया गया कि तहसीलदार से अब जमीन का रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। यानी अब इसके पीछे रिवर्स बैक करके इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत एनआईए भी करेगी। तमाम दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में कहीं आतंकी फंडिंग का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। अब ये भी महत्वपूर्ण है कि एक धर्म विशेष से ये पूरा मामला जुड़ रहा है, तो क्या ये जो विचारधारा थी ये सिर्फ इन डॉक्टर्स तक सीमित थी, या आगे इन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाने की, उसे पोषित करने की, उसे प्रसारित करने की कोशिश की जा रही थी? अभी मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को उन स्टूडेंट्स से भी बात करनी चाहिए, उन स्टूडेंट्स से भी एक साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन वहाँ ज़रूरी है कि ताकि ये समझा जा सके कि ये जो डॉक्टर्स आतंकी विचारधारा से जो कि संक्रमित हो चुके थे वो क्या आगे इसे पोषित करने की कोशिश तो कहीं नहीं कर रहे थे, कहीं स्टूडेंट्स तक इसी विचारधारा को पोषित करने की कोशिश तो नहीं की गई, और अगर ऐसी कोई कोशिश की गई है तो किस हद तक इस कोशिश में वे लोग कामयाब हुए हैं। फिलहाल जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी कुछ और नाम सामने आएंगे, कुछ और इनपुट्स जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मिलेंगे। अभी ये शक जाहिर किया जा सकता है कि एनसीआर के इलाके में और भी विस्फोटक सामग्री हो सकती है, और जल्द से जल्द उसकी बरामदगी एनआईए के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, और ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अभी दिल्ली या देश पूरी तरह से सेफ है या नहीं, या अभी भी इस तरह के विस्फोटक देश के अंदर, शहर के अंदर छिपे हुए हैं। बहरहाल वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही दिल्ली में हमले के जो तार थे वो बुने जा रहे थे, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग नंबर 17 थे वही आतंकियों का ठिकाना थे, चाहे हम रूम नंबर 13 का जिक्र करें या फिर 14 का, क्योंकि सीक्रेट मीटिंग्स उन्हीं रूम में होती थी। देखिए, यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है जी। नियोक्ता और जो एक श्रमिक का रिश्ता होता है तो वो एक रिश्ता था, इसके अलावा उनकी कोई जानकारी में था नहीं। अब देखिए, यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठने स्वाभाविक है। यूनिवर्सिटी कैसे बनी, कहाँ से फंडिंग हुई, और इसके जो संस्थापक हैं उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हुआ था, तो ये मामले अलग अलग फिर से उठने शुरू हो गए हैं। और इस तरह से इसकी जो जमीन के, अधिग्रहण के और मुद्दे जितने भी हैं यूनिवर्सिटी से संबंधित मामलों की, वो भी उठाए जा रहे हैं। वो तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी के प्रबंधकों को इस बात की जानकारी नहीं थी? जो डॉक्टर रखे गए थे, जो नियुक्ति की गई थी, क्या उनकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं कराई गई? तो कई तरह इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हरियाणा पुलिस की या खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी जी। जबकि मुस्लिम आबादी में है यूनिवर्सिटी, और उस तरह किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना तो खुफिया तंत्र को मिली। तो अगर ये जम्मू कश्मीर में ना पकड़े जाते, वहां से अगर सुराग नहीं मिलता, वहां से अगर इनपुट नहीं मिला होता, तो ये निर्बाध रूप से चलता रहता। और उनकी जिस तरह से उनकी योजना थी, अब देखिए जिस तरह से अगर उनका जखीरा पहले फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, विस्फोटक पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद ये सारा कुछ होता है। और ये भी थी जिस तरह की 6 दिसंबर की प्लानिंग बताई जा रही है, जांच एजेंसी को पता चला है कि ऐसी 32 कारों के माध्यम से इनका षड्यंत्र था। तो उन कारों को भी तलाश करनी है, खुफिया एजेंसियों को तह तक पहुंचना है। ये तह तक पहुंचने में नेटवर्क का कहां जाल बिछा हुआ था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना होगा। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद ही सारा वास्तविकता सामने आएगी। अब नित्य नए नए खुलासे हो रहे हैं, अभी और भी होंगे। तो इन लोगों की जो जानकारी थी, जो ये लोग जुटे हुए थे, उन लोगों की जो लोगों, अब तो सभी लोग कह रहे हैं कि उनका किसी का संदिग्ध था, व्यवहार संदिग्ध था, किसी से ऐसे लोग बात नहीं करते थे, यूनिवर्सिटी के बाद ही इनकी गतिविधियां शुरू होती थी। तो कई मामले उभर कर आ रहे हैं। तो लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये, चिंता का विषय ये है कि जो रेड कॉलर्स हैं, जो सफेद पोश लोग इन घटनाओं से जुड़ रहे हैं, जो आतंकवादी एक चेहरा बनकर आए हैं, उनके लिए तह तक जाने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए जिस तरह से मोदियों ने जो अपनी भूमिका निभाई, इस तरह से कई प्रश्न उठते हैं। तो आने वाले समय में किस तरह की सरकार इन योजनाओं से निपटेगी और सरकार के पास क्या प्लानिंग है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए हर एक समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, इसको लेकर एक विशेष समाज के प्रति भी लोग संदेह का और अविश्वास का वातावरण बना है ये। लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उसका संदेश दूर तक जाता है, समाज में विघटनकारी तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना भी जरूरी है और ये भी देखता है कि जो युवक हैं वो गुमराह ना हो, उनको इस तरह के धर्म की आड़ में लेकर जो देश विरोधी ताकतें हैं वो उनको भ्रमित ना करें। तो इस तरह के भी, इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। सरकार इस पर अपने ढंग से काम करेगी, लेकिन जो योजना के षड्यंत्रकारी हैं उनकी तह तक पहुंचना, उन तक पहुंच करना, उनको पकड़ना, ये इस समय सरकार के लिए बहुत चुनौती का काम है। क्या ये फिदाइन हमला था या ये इस तरह से योजनाबद्ध ढंग से किया गया या वैसे ही हो गया, तो जब विस्फोटक ले जाते समय, ये भी अभी जांच का विषय है, अंतिम निष्कर्ष नहीं है। लेकिन ये आतंकी हमला है, इसको तो सरकार ने भी स्वीकार कर दिया है और विश्व भर में इसकी निंदा हुई है। तो सरकार के साथ चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, सभी खड़े हैं, क्योंकि आतंकवाद का कोई भी देश समर्थन नहीं करता, लेकिन ये हमारा पड़ोसी देश है, निश्चित रूप से उसके अपने स्वार्थ हैं। तो इस तरह इन घटनाओं पर जो है पूरे समाज में व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है और इसकी निंदा की जा रही है। तो मुस्लिम समाज को भी इसके खिलाफ खुलकर आना चाहिए और ऐसे तत्वों को बेनकाब करना चाहिए। बिल्कुल है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और एनआईए को पूरी जांच सौंपी गई है और कई वरिष्ठ अधिकारी एनआईए टीम में शामिल किए गए हैं इस पूरी जांच के लिए। लेकिन देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील की डायरी मिली है, उससे कई खुलासे भी हो रहे हैं और कई जो साजिश थे उसके राज भी खुल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जिक्र करें तो कई जो शहर हैं, कई राज्य हैं, उनके तार कनेक्ट हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 32 जगहों पर यह हमला होना था। उत्तर प्रदेश में अगर जिक्र करें तो राम मंदिर और काशी को भी निशाना बनाया गया था और तमाम जगह जुड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली वो मेन पॉइंट था जहां से एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है, वो जगह चुनी गई है। बिल्कुल जय, देखिए आपको जो नए खुलासे हुए, एक का और जिक्र करना जरूरी है। ये जो यूनिवर्सिटी है 1997 में स्थापित की थी, एक रिपोर्ट में आया है जी। 2009 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब इनको पूरे अख्तियार यूजीसी ने दे दिए कि आप अपना सिलेबस बनाओ, जैसे मतलब एक अधिकार स्वतंत्र यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते हैं। तो 1997 में स्थापित हुई, 2009 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी। 2017 के आसपास इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया, जो सरकार, हरियाणा सरकार की पॉलिसी है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा ताकि प्रशिक्षित डॉक्टर बाहर आ सके, मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। एक तो ये, दूसरा आज एक नई बात ये है, जो नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन कमेटी, जो यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग करती है, राष्ट्रीय स्तर की बॉडी है नैक, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन कमेटी ने आज नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी जो ये कह रही थी मान्यता प्राप्त है, शायद ये मान्यता प्राप्त होने पर भी यूनिवर्सिटी के संदेह है। आज इनको कारण बताओ नोटिस भी नैक ने जारी किया है।
तीसरी बात, एक बड़ा खुलासा ये हुआ है जिसका जिक्र नहीं हुआ जी, जो तुर्की है जिसको अंग्रेजी में हम टर्की कहते हैं जी। आपको याद हो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो पाकिस्तान की हिमायत में जब भारत पाकिस्तान मिलिट्री संघर्ष में स्ट्रगल में उलझे हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें टर्की ने अपने बहुत सारे एक खेप भेजी थी, प्लेन में ड्रोन भेजे थे, एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रेन पाकिस्तान को दिए गए थे जो अमृतसर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में गिराए भी गए थे। तो ये जो आतंकी हैं डॉक्टर्स, ये तुर्की भी जा चुके हैं, वहां इन्होंने दौरा किया है, एजेंसियों को ये भी सबूत मिले ये तुर्की में गए थे। तुर्की जो पाकिस्तान का मित्र है और पाकिस्तान जो भारत का विरोधी है, तो कई कड़ियां जुड़ी हुई हैं, सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और मेरे को लगता है तुर्की में अगर ये गए थे तो इनको वहां से मदद मिली होगी, डॉक्टरों को पैसे की मदद कहें या विस्फोटों की और कोई मदद मिली होगी या मिलने वाली होगी। पकड़े जाएंगे ये तो इनको नहीं अंदाजा था ना। तो तुर्की ये लोग गए थे जो आतंकी हैं, तो इसके विदेश से भी तार जुड़ रहे हैं। और पाकिस्तान में जो हैंडलर्स बैठे या तुर्की में या वो कंट्री में हैंडलर जो भारत की तरक्की को, जो भारत के विरोध में है, भारत की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का जो प्रभाव बढ़ा है, तो ये नए नए खुलासे हुए हैं। मेरे को लगता है जिस तरीके से सोनी जी बता रहे हैं कि 32 जगह अभी परसों तक एक कार थी, फिर 2 हो गई, फिर 3, तीसरी कार आज बरामद हुई है लेडी आतंकी की, डॉक्टर शाहीन की, जो आज बरेजा कार, और एक और डिजायर कार की भी तलाश है। धीरे धीरे मेरे को लगता है खुलासे हो रहे हैं और ये बिल्कुल एक एक करके यहाँ पर नई नई जो चीजें हैं दिन प्रतिदिन जुड़ती जा रही हैं देवेंद्र, और यहाँ नए नए खुलासे एक नए दिन के साथ हो रहे हैं। महेश आपसे भी जवाब लेंगे, एक आखिरी जवाब, क्योंकि जिस तरह से देखे कि अब देश के अंदर ही कई राज्यों से तार जुड़ रहे हैं और देश के बाहर भी कई और कंट्रीज से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देश के अंदर हमारे ही देश के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब अगर यहाँ पर जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां पर इस तरह की घटनाओं की साजिश रची जा रही है और एक डॉक्टर पर, एक अस्पताल पर जिसको भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है, वो इस तरह की साजिश रच रहे हैं। आखिर विश्वास किस पे करें? देखिए जया, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि आखिर ये विस्फोटक इतनी बड़ी मात्रा में इन डॉक्टर्स के पास कहां से आया, कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया और कौन से देश से ये विस्फोटक जो है इन डॉक्टर्स तक, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस तक, फरीदाबाद तक पहुंचाया गया, किस तरीके से ये पूरा गिरोह ऑपरेट कर रहा था और इस देश की सरहदों के बाहर वो कौन लोग हैं जो इस तरह की विचारधारा को पोषित करने की कोशिश कर रहे थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान ही हमेशा इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहा है, लेकिन जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं दिया जाता तब तक इंतजार हमें भी करना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि ये विस्फोटक की बड़ी खेप जो कि फरीदाबाद से पकड़ी गई या जो यहाँ योजनाएं तैयार की जा रही थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, इसके पीछे विदेशी हाथ कौन सा है? ऐसा तो नहीं है कि भारत में ही इस तरह का विस्फोटक जो है इन डॉक्टर्स के पास इकट्ठा हुआ हो। देश की सरहदों के बाहर वो कौन लोग हैं जो इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे, उन तक पहुंचना जरूरी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी पॉज किया गया, अभी विराम दिया गया, ये खत्म नहीं हुआ है, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगर इसके पीछे पाकिस्तान है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्या एक बार फिर से आगे बढ़ाया जाएगा? ये सवाल भी सबसे महत्वपूर्ण सामने खड़ा है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अब दोबारा यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो सकता है? एक 30 सेकंड का जवाब मैं वीरेंद्र जी से भी लूंगी, आखिरी जवाब, क्योंकि जिस तरह से देखें कि यहाँ पर अगर देश के अंदर कहे तो कुछ ऐसे तत्व जरूर मौजूद है जो आतंकियों को पोषित कर रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनकी तलाश होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। अब देखिए जो व्हाइट कलर जिसकी कोई संदेह ही नहीं कर सकता, तो मतलब अब आतंकवादियों ने अपनी कार्य प्रणाली बदल ली है, तो इसलिए इस निगाह से पुलिस को, खुफिया तंत्र को नए सिरे से इस पर चिंतन करना होगा, योजनाएं बनानी होगी, विचार करना होगा, रणनीति बनानी होगी। तो अब संदेह की सुई जो है किसी पर भी जा सकती है। आतंकवादी किसी भी वर्ग को, किसी भी ऑपरेशन में अपना सेल बना सकते हैं। बिल्कुल, बहरहाल अब जिस तरह से देखिए जांच शुरू हो गई, लेकिन हर एक इंसान, हर एक शख्स के ऊपर इस समय शक की निगाह से देखा जा रहा है जो जिसके से तार जुड़े हुए। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। बहरहाल एनआईए की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और कई सीनियर अधिकारी एनआईए की टीम में मौजूद है, जिसमें जो जांच प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन अब जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, ये सीक्रेट मीटिंग का, इसके अंदर का जो राज है वो क्या था,
था, क्योंकि रूम नंबर 13 और रूम नंबर 4 में ही इसमें पूरी साजिश जो है वो रची गई है। बहरहाल जांच के बाद, रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।